हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही स्वस्थ होंगे, आनंद से पढ़ रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साइंस यानी विज्ञान कक्षा 10 के एनसीईआरटी बेस्ड रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाओं में मैंने इससे पहले 2 वीडियो आपको भेज दिए। आज हम चलते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की ओर। आइए सीधे हम चलते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार बहुत सारे हैं, तो हम कह सकते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर एक में जाएंगे तो सबसे पहले है संयोजन या योगात्मक। संयोजन माने होता है जुड़ना, योग माने भी जुड़ना होता है। अंग्रेजी में कहते हैं एडिशनल रिएक्शन, मतलब एडिशनल रिएक्शन मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगों का योग होगा। आगे चलते हैं दूसरी, वियोजन या अपघटन अपक्रिया। वियोजन में क्या होता है? वियोजन माने होता है टूटना, वियोजन माने टूटना या अलग होना, और अपघटन माने भी अलग होना होता है। इसीलिए इसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जिसमें 2 एकल यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है उसे हम कहते हैं वियोजन रिएक्शन। तीसरा है अपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। अपचयन का मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण यानी इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम कहते हैं उपचयन। दूसरा है अपचयन अपक्रिया, यानी इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का ह्रास व हाइड्रोजन का योग होता है, जबकि इसमें हमने क्या बताया था? उपचयन में क्या बताया था? ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन का योग होता है। उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अपक्रिया या फिर कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। पांचवा है उपचयन अपचयन अपक्रिया, यानी उपचयन और अपचयन, यानी ये जो उपचयन अपचयन थी ये अगर दोनों एक साथ हो रही हों तो उसे कहते हैं उपचयन अपचयन अपक्रिया। तो दोनों एक साथ होती हैं तो उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसी का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और अगला है छठा पॉइंट, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है इसमें एक अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस्ड रिएक्शन। अगली है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या होगा? विस्थापन में एक ही का होता है, जबकि द्विविस्थापन में 2 बार होगा। इसमें यौगिकों या आयनों का आपस में अदला बदली हो जाएगी, आयन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे यानी अदला बदली कर लेंगे, इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेस्ड रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आठवीं है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। शोषी का मतलब यहाँ पर है सोखना, यानी सोखने का मतलब है ऑक्सीजन लेंगे ऊष्मा लेंगे। क्या लेंगे? ऊष्मा लेंगे, इसीलिए इसका नाम है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, इसीलिए इसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब लेना होगा। और अगली है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, यानी इसमें ऊष्मा बाद में बनेगी, क्रिया के फलस्वरूप बनेगी, इसीलिए इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक अपक्रियाओं के प्रकार को समझ लिया है, और अब हम आपको लेकर चलेंगे रासायनिक अपक्रियाएं, डिटेल से बताएंगे। बस पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखना होगा। हम वादा करते हैं आपको ये रासायनिक अपक्रियाएं एक ही वीडियो में सारी समझ में आ जाएंगी, इसमें भी कोई शंका नहीं। हम चलते हैं सीधे अगली। और जब सभी प्रकारों को आपने समझ लिया है तो हम एक एक करके जो रिएक्शन है, अपक्रिया है, उसको हम डिटेल से बताएंगे। और बस धैर्यपूर्वक आपको थोड़ा पैसेंस बनाकर देखना होगा, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं धैर्यपूर्वक तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा कि आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे, इनको आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। तो पहली रिएक्शन आपके सामने देखो बताई गई है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया है और यह इसी को हम कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। अंग्रेजी में हमें कहना है एडिशनल रिएक्शन। तो अब देखो इन शब्दों को समझना है। शब्दों को कैसे समझेंगे? यहाँ पर लिखा है संयोज। संयोग से बना है, संयोग से, और संयोग मतलब होता है योग, संयोग का मतलब होता है मिलना। और यहाँ पर देखो योग दिख रहा है, योगात्मक का मतलब योग, और योग माने होता है जोड़। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि जब हम जोड़ करेंगे, यानी यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आप जुड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जब जुड़ेंगे, योग करेंगे, और योग करके जब कोई एकल यौगिक बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना होगा कि एकल यौगिक बनाना होगा। जैसे हम तुमसे कह दें 4 में 5 हम जोड़ दें,
4 में अगर हम 5 जोड़ दें तो बताओ कितना बनेगा, 9 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक गिनती, 2 गिनती थी और यहाँ कितनी बची, एक ही गिनती बनी है। तो मतलब 2 या 2 से अधिक योग होगा किनका, पदार्थों का, और बनेगा केवल एक ही। तो बस इतना याद रखना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो देखो बेसिक तरीके से परिभाषा, जब आप शब्दों को समझ जाते हैं तो परिभाषा बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके या योग करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, इतना जरूर ध्यान देना होगा। जब तक आप एकल यौगिक नहीं याद रखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो एकल यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या आपको आती है उदाहरण को समझने में। तो उदाहरण को समझने में तो आइए चलते हैं। हमने सबसे पहले लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। ये प्यारे बच्चों क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी में हमने किसको मिला दिया है, जल को मिला दिया है, यानी H2O। और जब जल को मिला देंगे तो बन जाएगा CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, यानी ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर होता है ये बुझा हुआ चूना। ये है कलीदार चूना। इस कलीदार चूने में जब हम जल को मिलाते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, यानी CaO प्लस H2O, और एरो बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। तो इस प्रकार ये पहला उदाहरण हो जाएगा। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। तो आपको बताया गया है, जैसे हमने कहा है 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर हमने 2 लिए थे, अब हम 3 ले रहे हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक होंगे, कम से कम 2 होंगे या उससे अधिक होंगे, जुड़कर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर Na2CO3 यानी ये आपका धावन सोडा है, H2O यानी ये जल है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और मिलकर एक यौगिक क्या बनाया है, 2NaHCO3। इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, इसी का नाम है बेकिंग सोडा। यानी जब आगे आपको बेकिंग सोडा यानी लवण पढ़ाए जाएंगे, उसमें आपको यही जो है बेकिंग सोडा ऐसे ही बनाना होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 यौगिक मिले हैं। कितने बने हैं, एक ही यौगिक बना है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलकर या संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उस अपक्रिया को हम योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बस आपको शब्दों को समझना है, पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक देखना है। और संयोजन का विलोम क्या होता है, वियोजन होता है, अपघटन होता है। तो आइए हम वियोजन को भी समझ लेते हैं। तो अगली रिएक्शन है वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। तो वियोजन में क्या होता है, टूटना। जैसे संयोजन में जुड़ना था, उसी प्रकार वियोजन में क्या होता है, टूटना होता है या अलग होना होता है। तो अलग होना होता है, तो कैसे अलग होंगे, तो यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल यौगिक बनाते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें कोई एकल यौगिक, अब हम क्या करेंगे, कोई एकल यौगिक जब 2 या 2 से अधिक भागों में या यौगिकों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उस रासायनिक अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आई रिपीट, जब कोई एकल यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो देखो कैसे कहेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल यौगिक, अब यहाँ पर एकल यौगिक कौन है, पहले ही एकल यौगिक है, और एकल यौगिक विघटित होकर या टूटकर या अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो फिर से हम बताते हैं, जब एकल यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखो, उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण को कैसे समझना होगा। जैसे हमने कहा कि आपको लेते हैं CaCO3, और ये जो CaCO3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस
CO2, CaO प्लस CO2। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखो क्या है, ये आपका एकल यौगिक है। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट किस में गया है? कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस किस में टूट गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यानी एकल यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट गया है, दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो गया है। तो जब दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन। तो अपचयन और उपचयन अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपने संयोजन और वियोजन को समझ लिया है। अगली रिएक्शन तीसरी आपकी है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है। उपचयन, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण का उपचयन होता है तो ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो आइए चलते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। अब देखो यहाँ से एक बात, ऑक्सीकरण उपचयन होता है और इसकी विपरीत क्या होती है? अपचयन अपक्रिया। तो दोनों को एक साथ आपको समझना है। देखो हम कैसे समझाना चाहते हैं आपको। एक तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। बस आपको दो समझने हैं। तो आप देखो, एक में ऑक्सीजन का योग और एक में होगा ह्रास। ह्रास माने होता है हानि, ह्रास माने हानि होता है। और एक में ऑक्सीजन का योग और एक में हाइड्रोजन का योग। मतलब बस आपको इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना। अब क्या होता है जरा समझो। अब हमने इसे कहा है ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीकरण है उसमें ऑक्सीजन का योग होगा। बस एक याद रखो कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होगा। अब जब ऑक्सीजन का योग होगा तो बताओ हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। जस्ट उल्टा होगा, ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। उसी प्रकार अपचयन में क्या होगा? अपचयन में अब क्या होगा? अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण में योग हो रहा है तो अपचयन में ह्रास होगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? योग। यानी एक में योग होगा तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, कन्फर्म है। ऑक्सीजन योग होगा तो हाइड्रोजन ह्रास होगा और हाइड्रोजन अगर योग होगा तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा। जस्ट अपोजिट करना है। तो बस इस बात को आप समझ गए। तो देखो परिभाषा कैसे बनेगी। तो हमने कहा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अब देखो यहाँ पर समझो, ऑक्सीकरण में हमने बताया था ऑक्सीजन का योग होगा, तो यहाँ पर हमने देखो बताया है ऑक्सीजन का योग होगा। यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। मतलब एक का योग होगा तो दूसरे का क्या होगा? ह्रास होगा। तो दूसरे का ह्रास होगा। और जब ह्रास होगा तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन धनात्मक होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अभिकारक पदार्थ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। आई रिपीट, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण लीजिए आप। उदाहरण में देखें, ये हमने लिया है कॉपर और साथ में हमने लिया है ऑक्सीजन। अब कॉपर और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बन गया है? कॉपर ऑक्साइड। अब देखो क्या होगा, यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है, लेकिन फिर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी। देखो यहाँ पर जुड़कर क्या बनाया है? कॉपर ऑक्साइड। ये वाली ऑक्सीजन देखो आपको इसमें जुड़ रही होगी, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो यानी वही चीज़ हमने बताया, यदि ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा होता, मतलब हाइड्रोजन यदि हट रही होती, हानि हो रही होती, तब भी हम कहते क्या होती? ऑक्सीकरण होती। तो हमने एक उदाहरण द्वारा बताया कि ऑक्सीजन का इसमें योग हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा तो हम कहेंगे ये कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है। बहुत ही बेसिक तरीके से आप समझते जाइए, क्योंकि जब आप समझेंगे
समझकर परिभाषाएं चाहे जब आप बना सकते हो, जितनी परिभाषाएं चाहो उतनी बना सकते हो। अब चाहे तो लिख दो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वो रासायनिक अपक्रिया को हम आक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। परिभाषाएं हर तरीके से बनेंगी। अब हम चलते हैं अगली चौथी रिएक्शन की ओर। चौथी रिएक्शन आपकी कहती है अपचयन अपक्रिया। जो आक्सीकरण क्रिया होगी उसी की उल्टा आपको कर देनी है, मतलब एक याद करो उसी का उल्टा कर दो। इसी प्रकार संयोजन में आपने याद किया था, उसका वियोजन में क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। आक्सीकरण याद करो और उसका अपचयन में उल्टा कर दो। तो कैसे करेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, हमने बताया था यदि हाइड्रोजन का योग होगा, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यदि हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो बताओ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। वही चीज है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का योग होता है, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का योग होता है, उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। यानी हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा, इस बार हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यदि हाइड्रोजन का योग होगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। तो हाइड्रोजन का योग तो और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे अपचयन अपक्रिया। अब तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर CuO होगा, तो इस प्रकार कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से योग करेगी तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो इसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर इधर देखना चाहें तो आप कहेंगे कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन आपकी आती है जब अपचयन और उपचयन दोनों आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तो दोनों कभी कभी कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिसमें उपचयन और अपचयन मतलब रिडक्शन और रिड्यूशन दोनों रिएक्शन जो हैं एक साथ संपन्न होती हैं। यानी एक अभिकारक पदार्थ का क्या हो रहा गया, उपचयन, दूसरे अभिकारक पदार्थ का क्या हो रहा होगा, अपचयन। यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, उस रासायनिक अपक्रिया को उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। मतलब इस बार हमें क्या कहना है, उपचयन अपचयन अपक्रिया, या सिंगल नेम कहना है तो कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। तो देखो कैसे होगी, उपचयन अपचयन अपक्रिया, या फिर इसी का नाम है रेडॉक्स अपक्रिया। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, अर्थात एक अभिकारक का अपचयन होता है, उपचयन होता है, तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है, तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आई रिपीट, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो रहा होता है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, उस रासायनिक अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अपक्रिया या फिर रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण की ओर चलते हैं तो देखोगे आप क्या, उदाहरण में ये देखो आपको लिखा है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, ये आपका लिखा है H2O, साथ में देखो कॉपर बना है और H2O बना है। अब यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, कैसे करेंगे, ये देखो आपको CuO है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन क्या थी, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी है, ऑक्सीजन देखो जुड़ी है CuO इसके साथ जुड़ी है, लेकिन यहाँ जुड़ी है, लेकिन जब यहाँ जाएंगे देखो कॉपर अकेले रह गया है, यहाँ कॉपर अकेले रह गया, ऑक्सीजन इससे क्या हो गई, हट गई है। अब ऑक्सीजन अगर हट गई है तो हमने बताया था यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होगा तो बताओ कौन सी अपक्रिया होगी, तो बताओ अपचयन अपक्रिया होगी। भाई आपको हमने बताया था देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा होगा तो हम कहेंगे अपचयन। तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, अपचयन, जबकि यहाँ हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ पर देखो जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है उपचयन और यहाँ हो रहा है अपचयन।
तो यदि ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन कहेंगे, सॉरी अपचयन कहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन अकेले था और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो जुड़ गई है और ऑक्सीजन जुड़ गई है तो हम कह सकते हैं ये हो रहा है उपचयन। तो यानी आई रिपीट, कॉपर ऑक्साइड और H2 बनेगा CuH2O। यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर से हट रही है, अगर ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयन होगा। और यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रही है तो क्या होगा, उपचयन होगा। तो इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे रिएक्शन की ओर। हाँ, तो रासायनिक अपक्रियाएं आपने जब ऑक्सीकरण अपचयन को समझ लिया, उसके बाद हम चलते हैं अगली जो रिएक्शन है आपकी कौन सी है, विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। तो विस्थापन में क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको फिर शब्दों से ही समझना है। जब तक आप शब्दों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए चलते हैं, देखो शब्दों को कैसे समझते हैं। विस्थापन यानी जिसमें देखो स्थान जैसा कुछ आ रहा है, स्थान जैसा, और वी का मतलब दूसरा स्थान, विस्थापन, स्थापन विस्थापन मतलब यहाँ पर स्थान उसका हट रहा है। जब कोई ऐसी रासायनिक अपक्रिया हो रही हो जिसमें एक देखो एक होगा एक अधिक क्रियाशील यौगिक और एक होगा कम क्रियाशील यौगिक। अब जरा सोचो, अधिक क्रियाशील जो होगा वो दूसरे को बताओ क्या होगा, उसके स्थान से हटा सकता है, भाई वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा क्रियाशील है। और जबकि जो कम क्रियाशील होगा उसकी ताकत कम होती है तो वो हट जाएगा भाई आसानी से। तो यही आपको बस समझना है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से या यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, भगा देता है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। अब देखो कैसे समझेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अब देखो हमने बताया था अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, यानी एक अधिक क्रियाशील एक कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन या यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी अधिक क्रियाशील यौगिक या तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। अब हम पता कैसे लगाएंगे, तो देखो हमने कुछ तत्व को लिख रखा है, ये भैया सबसे अधिक क्रियाशील हैं ऊपर वाले और नीचे कैसे हैं, कम क्रियाशील। तो अब देखो पोटेशियम अधिक क्रियाशील, सोडियम उससे कम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और हाइड्रोजन। फिर इसके नीचे अगर जाएंगे आप तो आपको जैसे मिल जाएगा कॉपर है, जैसे Ag है, चांदी है, सोना है, सारे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखिए, एक हमने लिया है Ca, एक क्या लिया है Ca और एक क्या है Zn, एक है Ca एक है Zn। अब जरा समझो, Ca अधिक क्रियाशील है कि Zn, हम पता लगाते हैं। तो हमने देखा Ca यहाँ पर है और Zn यहाँ पर है, और ऊपर है अधिक क्रियाशील, नीचे है कम क्रियाशील। तो बताओ Ca क्या है, अधिक क्रियाशील यौगिक है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और जब अधिक क्रियाशील तत्व है तो ये कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। वही चीज़ यहाँ पर समझनी है, ये कैल्शियम है और ये कैल्शियम अधिक क्रियाशील है किससे, Zn से, जिंक से, और जिंक का जो यौगिक है या विलयन है उससे ये इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा, भगा देगा। तो देखो इसने इसको भगा दिया है, और इसकी जब भगा देगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, इसकी जगह पर ये स्वयं बैठ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप Ca देखो SO4 के साथ स्वयं बैठ गया है, Ca देखो SO4 को Zn को भगा दिया, SO4 अकेले रहेगा, Ca देखो यहाँ फिर खुद बैठ गया तो बनेगा CaSO4, वही देखो बना CaSO4, और Zn को देखो ये दे आउट कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप करना चाहें तो जैसे Mg ले लीजिए यहाँ पर, तो Mg वाला भी सही हो जाएगा क्योंकि Mg भी Zn से क्या है, ऊपर है। बात समझ गए। तो इस प्रकार आपका ये विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अब हम चलते हैं द्विविस्थापन की ओर। द्विविस्थापन क्या होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया, तो हम कहेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो भिन्न आयन या परमाणुओं के समूह, यानी हम क्या कह रहे हैं, जिसमें दो आयन होंगे अलग अलग, दो आयन अलग अलग होंगे, और या फिर क्या कह सकते हैं परमाणुओं का समूह होगा।
अब वो आपस में क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, मतलब वो आपस में अदला बदली कर लेंगे, और जब अदला बदली हो जाएगी तो उसी को हम कहते हैं क्या, द्विविस्थापन। मतलब यहाँ पर विस्थापन एक बार नहीं हो रहा, 2 बार हो रहा है। ये यौगिक उसको हटाकर दूसरे पर जा रहा, दूसरा यौगिक हटाकर इसकी जगह पर आ रहा, तो इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। अब देखो कैसे, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 भिन्न आयन या परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। या फिर इसको हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं इसमें 2 यौगिक होते हैं, वो आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, आयनों की क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, और जब आयनों की अदला बदली कर लेते हैं उसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। कैसे समझेंगे, देखो हमने आपको इसमें बताया है Na2SO4 और एक हमने लिया है BaCl2। अब ये देखो एक आयन ये हो जाएगा, एक इसमें ये हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसमें भी एक आयन ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। अब ये दोनों मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं। अब देखो इसमें अदला बदली आपस में कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये प्लस वाला इस माइनस से चले जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस से चला जाएगा, आपस में देखो अदला बदली कर रहे हैं। कैसे अदला बदली कर रहे हैं, कैसे अदला बदली कर रहे हैं, देखो जरा, ये प्लस वाला इस माइनस से, ये माइनस वाला इस प्लस से चला जाएगा। तो देखो सोडियम किसके साथ गया है, Cl के साथ, ये देखो सोडियम क्लोराइड बन गया, ये देखो सोडियम क्लोराइड बन गया, देखो आयनों की अदला बदली। वैसे सोडियम किसके साथ था, SO4 के साथ, लेकिन अब किसके साथ गया है, Cl के साथ। और ये जो SO4 था ये किसके साथ चला गया, Ba के साथ, तो देखो बन गया BaSO4। तो इस प्रकार देखो इसमें क्या हो रहा है, आयन या परमाणु का जो समूह है उसका क्या हो रही, अदला बदली हो रही है, या एक दूसरे को, ये इसको विस्थापित कर रहा है, ये इसको विस्थापित कर सकता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यानी आपस में अदला बदली होती है, उसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ तक आप प्यारे बच्चों ने देखा, धैर्यपूर्वक बनाकर आपने देखा है, धैर्य से देखा है, प्रेम से देखा है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ लाल बटन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे और हमारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे, उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं आगे की जो रिएक्शन होती है उनकी ओर चलते हैं। तो अगली रिएक्शन आपकी है ऊष्मा शोषी अपक्रिया और अगली है ऊष्मा क्षेपी। तो हर अपक्रियाओं को बस प्यारे बच्चों कैसे समझना है, हमने बताया था पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक आप देखते रहेंगे तो सारी रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा शब्दों को समझना होगा। अगर आप शब्दों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो परिभाषाएं भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी बनती चली जाएंगी। तो कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखो हमने कहा वह रासायनिक अपक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात ऊष्मा या ऊर्जा का शोषण करती हैं। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषण करती हैं या ऊष्मा संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, उस रासायनिक अपक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। देखो कैसे समझेंगे, एक तो हमने कहा ऊष्मा। अब प्यारे बच्चों ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा को ऊष्मा कहो या फिर क्या कह लो ऊर्जा, बात एक ही है। ऊष्मा कहो या ऊर्जा कहो, बात एक ही है। तो यानी शोषी। अब देखो शोषी से क्या मतलब होता है, शोषण करना, शोषण करना या सोंकना। मतलब जब कोई चीज़ सोंक लेती है, उसमें अपने में अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने में ले लेती है, उसी को हम शोषण या सोंकना कहते हैं। तो यहाँ से आप प्यारे बच्चों समझ गए शोषण का मतलब क्या होता है, सोंकना या लेना। तो बस यही हो गया ऊष्मा शोषी, यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें को संपन्न होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, या वह रासायनिक अपक्रिया जो ऊष्मा लेती है उसी कहते हैं क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। रिपीट हम करते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात ऊष्मा या ऊर्जा का शोषण करती हैं, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा को जो लेती हैं, सोखती हैं, उसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहते हैं,
ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो अब देखो उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हमने लिया HgO, हमने क्या लिया HgO, यानी Hg को कहते हैं मरकरी, यानी हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और साथ में देखो हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, और जब ऊष्मा हम देंगे तब क्या बनेगा Hg+O2, यानी Hg। यह क्रिया तब संपन्न हुई है जब इसको हमने ऊष्मा दी है, ऊष्मा इसने लिया है, तब जाकर ये क्रिया संपन्न हुई है। इसी रासायनिक अपक्रिया हमको क्या कह सकते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा उदाहरण, बहुत ही प्यारा उदाहरण, आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, खूब अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम बारी बारी से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, हमारे वीडियो पर जाना। अब हमने ये पढ़ा दी है बायोलॉजी वाले पोर्शन में प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में प्यारे बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, 4 चीज़ें हो गई। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये इतने हो जाएंगे तो आप जरा देखिए इसमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उसमें भी तो आँच होती है, उष्मा होती है, आँच होती है। तो आँच होती है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या हो रही है, ये क्रिया संपन्न होने के लिए इसको प्रकाश देना पड़ रहा है। यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकाशिक ऊर्जा है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा है। तो इस प्रकार हमें इसको क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। और देने के उपरांत क्या बनना है, देखो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का, और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। और ये 6 यहाँ पर कार्बन है, 6 यहाँ कार्बन है, और यहाँ 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। तो 6 यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो जाएंगी। हाइड्रोजन है 6 दूनी 12 और 12 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार ये संतुलित है। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया में संपन्न होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। अब ऊष्मा चाहे जो भी हो, ऊष्मा यानी ऊर्जा आपको देनी ही पड़ेगी इस क्रिया करवाने के लिए। तो हमने 2 उदाहरण बताए जिसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का उदाहरण है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अब क्षेपी का मतलब होता क्षेपण, क्षेपण का मतलब होता बाद में बनती है, बाद में बनती है। तो बाद में जब बनती है तो देखो इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब अपक्रिया जब हो जाएगी, अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्या होती, उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस रासायनिक अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी अपक्रिया में क्या हो, अंत में क्या बने, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। जब बनती है, उत्पन्न होती है, उस रासायनिक अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो यहाँ से उदाहरण की ओर चलते हैं तो क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है मेथेन, CH4 मेथेन होता है। यहाँ पर आपको दिख रही है ऑक्सीजन। जब मेथेन और ऑक्सीजन आपस में जलेंगे, क्योंकि भाई कार्बनिक पदार्थ ज्वलनशील होते हैं, मेथेन भी ज्वलनशील है, जब ये जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं बनेगा, साथ में जल बनेगा, और अंत में क्या बनेगी, ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा का निर्माण होगा यानी ऊष्मा बनेगी, ऊष्मा का निर्माण होगा बाद में। और इसी प्रकार एक आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो देख लो, और हमने आपको हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर बायोलॉजी पोर्शन में हमने श्वसन का वीडियो बनाया, वहाँ देख लेना। तो ये एक श्वसन रासायनिक अपक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, उस प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने जो ग्लूकोज बना है उसका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होकर ये टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनेगा जल, और अंत में बनेगी ऊर्जा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें ऊर्जा बाद में बन रही है, क्रिया हो गई है उसके बाद बन रही है, वही हमने कहा है फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और जबकि यहाँ पर क्या है,
हमें अभिक्रिया होने से पहले देनी पड़ रही है। अभिक्रिया होगी कब? जब हम ऊष्मा देंगे। अगर देनी पड़ रही है, शोषण कर रहे हैं तो शोषी, और बाद में उत्पन्न हो रही तो क्षेपी। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर तक आपने विजिट किया, उसके लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे बेल आइकन जरूर दबा लेना। और हम चलते हैं, आप उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।